यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य काव्य। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 साइंस का बायोलॉजी का जो चैप्टर है 8 सेल द यूनिट लाइफ, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 1 में मैं आपको सेल के चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ये है उसका पूरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है कि सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो हमारा सेल जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो। और ये तो हो गया बायोलॉजिकल नेम। इसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो साइटोलॉजी। सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो, इसकी स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इसे डिस्कवर किसने किया था सबसे पहली बार? तो रॉबर्ट हुक। स्मॉलेस्ट सेल, पूरी दुनिया का स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या कहलाता है? पूरे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, यहाँ एक मिनट इसकी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, जो पूरी दुनिया का स्मॉलेस्ट सेल है वो कहलाता है माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, पूरे दुनिया का जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइक्रोप्लाज्म कहलाता है। और लार्जेस्ट सेल, जो लार्जेस्ट सेल होता है वो कहलाता है हमारा जो ब्रेन का होता है। एक्चुअली ब्रेन का नहीं, सॉरी, लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम है साइटो, स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। डिस्कवर किया था सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने। स्मॉलेस्ट सेल पूरी दुनिया का माइक्रोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल पूरी दुनिया का ऑस्ट्रिच का एग। अब बात करते हैं ह्यूमन के बारे में थोड़ी सी। ह्यूमन के अंदर सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म और सबसे बड़ा होता है ओवम, जो कि फीमेल्स में होता है। फीमेल्स का ओवम सबसे बड़ा होता है और स्पर्म सबसे छोटा होता है। अब ये कभी कभार पूछता है कि जो फास्टेस्ट सेल डिवीजन है वो कहाँ होता है? तो ये होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। क्यों लीवर में होता है? क्योंकि अगर हमारे लीवर को कभी कुछ लग जाए या वो कट वट जाए ना, थोड़ा सा उसे चोट लग जाए, तो उसका सेल डिवीजन इतनी तेजी से होता है कि मैं क्या बताऊं। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है वो बनती कैसे है? ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होती है, जैसे हम पहले घर का एग्जांपल ले, तो सबसे पहले ब्रिक होते हैं यानी ईंटें। ब्रिक को एक के बाद एक जोड़ोगे तो दीवार बन जाएगी, दीवार को आपस में जोड़ोगे तो रूम बन जाएगा, और रूम्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो घर बन जाएगा। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। कैसे? अगर आप सेल को कनेक्ट करेंगे आपस में तो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर बॉडी पार्ट्स और पूरी ह्यूमन बॉडी बनाएंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है जो सबसे छोटा पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो क्या है और सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो अगर हम पूछे सबसे छोटी यूनिट क्या है ह्यूमन बॉडी में, सबसे छोटी यूनिट वो सेल है। सेल कभी भी सबसे छोटा पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेल क्या है? बॉडी की सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, छोटा सा था। अब पार्ट 2 में हम आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से एरिया है जहाँ पे आपको कुछ डाउट पूछना है या कुछ और इसके बारे में पूछना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य काव्य। मैं विक्रमादित्य एरो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ।
आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट लाइफ के पार्ट 2 में फॉलोइंग 4 टॉपिक्स को, जो कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं। इन्हें मैं अच्छे से और डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है हमारा गोल्जी, या जिसको प्रोटीन फैक्ट्री या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 टॉपिक है मैं आपको इन्हें एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ओके, एंड व्हाट एल्स इट कंटेन्स इवन गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया एसेट्रा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कह सकते हैं आप बॉल है, एक बॉल है जिसके अंदर सारे सेल के सारे पार्ट्स रहते हैं। जैसे ये क्या ह्यूमन बॉडी है, तो ये स्किन क्या है, स्किन एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर है, किसके ऊपर, हमारे अंदर के सारे पार्ट्स के ऊपर। वैसे ही जो हमारा सेल है, ये सेल की एक लेयर है जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम ये सब अंदर रहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं तो जैसे मान लीजिए आप मार्केट में सब्जी खरीदने गए, तो आपको जो सब्जी वाला है वो पॉलीथिन में देता है, तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन पॉलीथिन टाइप का, यानी कि एक पॉलीथिन के अंदर सारी की सारी चीजें, जैसे वो एक पॉलीथिन के अंदर ही आपको सारे के सारे वेजिटेबल्स डाल के दे देता है ना, तो जो पॉलीथिन है वो हो गया सेल मेम्ब्रेन, और जो उसके अंदर रखी वेजिटेबल्स है वो हो गए हमारे अंदर के सेल के पार्ट्स, यानी कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा, ये सब। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन पाई कहाँ जाती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स और ह्यूमंस में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ये बहुत ही थिन रहती है, थिक नहीं रहती, थिन रहती है, एकदम पतली रहती है। क्यों पतली रहती है? क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी को बाहर से प्रोटेक्शन है, इसलिए इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये थिक रहती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या होती है, जैसे हमने अभी पन्नी का एग्जांपल लिया कि आपकी पन्नी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर के भरे हुए वेजिटेबल्स क्या है, सेल के अंदर के सारे पार्ट। वैसे ही प्लांट में भी यही सेम लॉजिक लगता है, लेकिन हमारे केस में क्या था, एक पन्नी है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर के वेजिटेबल्स क्या हो गए, सेल के अंदर के सारे पार्ट। तो सेम प्लांट में भी ऐसा ही है, बस फर्क ये है कि इस बार एक पन्नी के अंदर सारे सेल के पार्ट नहीं है, 2 पन्नी के अंदर सेल के सारे पार्ट है। यानी कि जो पार्ट्स हमारे ह्यूमन बॉडी में एक सेल की थिन लेयर के अंदर रहते थे, वही सारे सेल के पार्ट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब अब प्लांट में सेल वॉल, जो कि 2 सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, यानी कि थिक मेम्ब्रेन, इसे हम सेल वॉल कहते हैं, उसमें कवर्ड और प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो बाहर से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है स्किन वगैरह से, लेकिन प्लांट्स की बॉडी तो इस तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है स्किन वगैरह से, वो तो ओपन है, क्योंकि उन्हें सारा काम ओपनली करना पड़ता है। इसलिए उनकी सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए उनकी जो सेल वॉल होती है वो डबल मेम्ब्रेन रहती है, यानी कि ये एक मेम्ब्रेन तो है ही, साथ में एक और मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल और हमारे ह्यूमंस के अंदर सेल मेम्ब्रेन। आपको इसका वर्क समझ में आ गया, दोनों का वर्क एक ही है, लेकिन एक और सेल मेम्ब्रेन के ऐड होने से इसका नाम सेल वॉल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है और ह्यूमंस को कम। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसी के अंदर सारा खाना पीना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेल के अंदर सारी चीजों को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। किस तरह से, देखिए,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल के अंदर रहता है, ह्यूमंस के सेल के अंदर रहता है और प्लांट के भी, तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यानी वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और क्रेब्स साइकिल को ऑपरेट करता है। फिर वो एटीपी एनर्जी बनाता है और उस एटीपी एनर्जी को, ठीक है, एटीपी से जो एनर्जी बनी, इस एनर्जी को ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट, ऑल ओवर द बॉडी नहीं, ऑल ओवर द सेल, पर्टिकुलर सेल, जिस पर्टिकुलर सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस पर्टिकुलर सेल में वो पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। समझिए इस बात को। देखिए, ये हमारा सेल है, हर एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। तो जैसे मान लो इस सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये क्या करेगा? रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा और क्रेब्स नाम की साइकिल को ये अंजाम देगा, जिससे ये एनर्जी एटीपी बनाएगा, जो एनर्जी ये पूरे सेल के अंदर, अपने ही पर्टिकुलर सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ताकि सेल के बाकी के पार्ट्स को भी जो है एनर्जी मिल सके। इसके बाद बात करते हैं गोल्जी की, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं या गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी जो है, ये पूरे बॉडी नहीं, सेल के अंदर, ये भी जितने भी टर्म्स की बात कर रहे हो सब सेल से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड नहीं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन का, ठीक है, जो प्रोटीन है उसको पूरे सेल के अंदर डिविएट कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है, ताकि पूरे सेल को प्रोटीन मिल सके एक हाई क्वांटिटी में। इसे कैमेलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, ठीक है। और ये ग्लाइकोलिपिड को भी बनाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो ग्लाइकोलिपिड इसने यहाँ पे बनाया है, ये जो ग्लाइकोलिपिड इसने बनाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एज पर एन इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अब गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है? मेन काम जो है वो ये है कि देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब पहले आप ये सोचिए कि अगर आप कभी पे एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आप अपने हाथों से बैडमिंटन खेलने की, नहीं बैडमिंटन नहीं, ठीक है, आप सिर्फ अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप एक ही जगह खड़े हैं, बॉडी का कोई और पार्ट नहीं हिल रहा है, सिर्फ आपके पैर हिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैर के हिलने से जब आप रुक जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी क्यों थक जाती है? आप जानते हैं, क्योंकि हिल तो सिर्फ पैर रहे थे, तो सिर्फ पैर थकने चाहिए, ये पूरी बॉडी क्यों थक जाती है? वो इसीलिए क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे रहते हैं तब क्या होता है, ये जो गोल्जी बॉडी है, आपके पैरों की स्ट्रेंथ या एनर्जी खत्म होने के बाद, ठीक है, पैरों की एनर्जी या स्ट्रेंथ खत्म होने के बाद पूरे बॉडी में ऑल ओवर जहां पे भी एनर्जी है उसको सक कर लेता है मतलब अपनी तरफ खींच लेता है और पैरों में डाल देता है, जिसके कारण अगर आप सिर्फ पैरों से ही एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो भी आपकी पूरी बॉडी थक जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लिख रहे हैं तो लिखते समय सिर्फ आपके हाथों का काम है, बाकी तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे बैठी हुई है, फिर भी आप पूरा ऐसे करके क्यों आप जाते हैं? वो इसीलिए कि जब आपका हाथ लिख रहा रहता है और एक टाइम पे जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कब एनर्जी खत्म हुई, वो खत्म ऑलरेडी हो जाती है। तब हाथों के अंदर यहाँ पे जो पूरे सेल्स है, उन सेल के अंदर का गोल्जी बॉडी क्या करता है, बाकी पूरे बॉडी पार्ट से, पैर से, ये वाले हाथ से, पूरे हेड के पार्ट से, पूरे स्टमक के पार्ट से, पूरा पीछे से
सब जगह से एनर्जी को खींच लेता है और हाथ में ट्रांसफर कर देता है और हाथ में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करता है, जिसके कारण आपका हाथ बहुत देर तक लिखता रहता है और लास्ट में वो इसलिए थक जाता है क्योंकि पूरे बॉडी की एनर्जी जो गोल्जी ने खींच ली उसे वो यूज कर देता है। इसीलिए आई होप आप समझ रहे हैं कि गोल्जी बॉडी एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो किसी भी बॉडी पार्ट की एनर्जी खत्म होने पर पूरे बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके उस पर्टिकुलर पार्ट को प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण पूरे बॉडी की एनर्जी सक होने के कारण एक पर्टिकुलर पार्ट की और यहाँ की भी बाद में खत्म होने के कारण पूरा बॉडी थक जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट्स। सेल मेम्ब्रेन जो कि क्या है, ह्यूमंस के अंदर जो सेल कंटेंट है उनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स के जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब रह रहे हैं। फिर सेल वॉल, ये प्लांट्स में पाया जाता है क्योंकि उनके पास कोई प्रोटेक्टिव चीज नहीं है, इसलिए उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी और ज्यादा थिक होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो प्लांट के अंदर के जो सेल के अंदर की सारी चीजें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये किचन की तरह काम करता है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और दूसरी चीजों में भी हेल्प करता है। और गोल्जी बॉडी, ये इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड नाम की भी चीज बनाता है। और अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट बॉडी का थक रहा है या उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, तो उसके लिए वो क्या करता है, पूरे बॉडी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण यहाँ की भी पूरी एनर्जी खत्म होने के बाद आपकी पूरी की पूरी बॉडी थक जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चारों के चारों टर्म्स क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुआ है तो आप वीडियो को फिर से देखिए रिवाइंड करके। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में विद अनदर 4 टॉपिक्स। मैं इस पूरे चैप्टर को 7 to 6 पार्ट्स में कंप्लीट करा दूंगा। पार्ट 1 जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंट्रोडक्शन भले ही हो लेकिन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, या जिसको गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, जिसे कैमिलियो गोल्जी ने खोजा था, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, या जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब ये था हमारा पार्ट 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे सिर्फ इसी का लेने लायक है और इसका, बाकी तो सारे टर्म्स ही हैं। तो पार्ट 3 में हम मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी सत्तर काव्य। मैं हूँ त्रमंदित्य अहरा, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट लाइफ के पार्ट 3 में फॉलोइंग 4 टॉपिक्स। थैंक यू। फर्स्ट टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, जनरली इन प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, these vacuoles help in the disposal and transportation of important resources inside a plant. And third point, that these vacuoles are essential part of plant for transportation of food and minerals etc. inside a plant. Second topic is centrosome. What are centrosomes? Centrosomes are present in human body. First point. Second point, these are very essential part. These are very essential part for a human body. Why? Because देखो, these centrosomes do cell division very fastly in some basic parts of the human body. ठीक है, पहला पॉइंट होगा कि these are present in human body and in the cell, inside the cell. ठीक है, सेल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा कि ये जो है बहुत रैपिडली सेल डिवीजन करते हैं, इनका अपने ऊपर अनकंट्रोलेबल रैपिड सेल डिवीजन होता है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो लिवर होता है ना, हमारा लीवर, इफ एनी हाउ आवर लीवर गेट्स डैमेज, सो द सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन द लीवर डू सेल डिवीजन so much rapidly that it creates number of cells within a
सेकेंड और a few minutes, ठीक है। सेंट्रोसोम जो होते हैं ये इतने तेजी से सेल डिवीजन करते हैं, अगर आपका लीवर, खासकर लीवर में अगर आपका लीवर डैमेज हो जाए ना, तो इसके अंदर के जो सेल्स का सेंट्रोसोम है वो इतने जम से सेल डिवीजन करता है ना कि मैं क्या बताऊं। ये इतने जम से सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है कि कुछ ही हफ्तों या दिनों में आपका लीवर वो अपने आप रिकवर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। अगर सीरियस इंजरी है तो आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ, सेंट्रोसोम की सेल डिवीजनिंग की पावर बहुत रैपिड है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ दिस पहला क्या था कि ये ह्यूमन बॉडीज में पाया जाता है, सेल के अंदर का एक यूनिट है। सेकंड, इसका अपने ऊपर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन रहता है, ठीक है। थर्ड, ये लीवर के किसी भी डैमेज को रैपिडली क्लियर अप कर सकता है क्योंकि लीवर में बहुत ही रैपिडली सेल डिवीजन करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में वो ये है कि ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 90% जो है वो है न्यूरॉन्स और ये सब, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन के अलावा जो 90% न्यूरॉन है ब्रेन में, उसके अलावा 10% कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ सेल्स पाए जाएंगे वहाँ वहाँ सेंट्रोसोम पाया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, कुछ 10% जो सेल्स हैं, अगर उनके अंदर के क्रोमोसोम ने अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन किया, ध्यान से सुनना, ब्रेन के अंदर जो 10% सेल्स मौजूद रहते हैं उनके अंदर के सेंट्रोसोम ने अगर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन किया तो इसका लीवर के जैसे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि लीवर को तो कुछ नहीं होता बल्कि वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन में ऐसा हुआ ना, तो आपको मैं बता दूं कि ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर इसी वजह से होता है। अब चौंको थोड़ा, जी हाँ, जो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर हम जिसे कहते हैं वो सेंट्रोसोम के अनलिमिटेड या अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होने के कारण ही होता है। So brain tumor is a disease which is caused due to uncontrollable cell division of centrosome in human body. That is why centrosome are harmful somewhere in the part of brain. That's why 90% part of brain is covered with neuron, and that 10% cells that are present in brain contain centrosome which do uncontrollable cell division, due to which it leads to brain tumor or brain cancer very rapidly. That's all. Nucleus was discovered by Robert Brown in first. पहली बार इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये जो न्यूक्लियस है इसे सेल का ब्रेन कहा जाता है। अब आप कहोगे अरे बाप रे, बॉडी का तो एक ही ब्रेन है, मैंने कहा सेल का ब्रेन कहा जाता है। ये जो आपका सेल है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही सेंट्रोसोम और आगे जो हम पढ़ेंगे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने अभी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इन सब की जो फंक्शनिंग होती है इसको पूरा हैंडल और कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसका डिटेल, शायद उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कंफर्म नहीं हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंफर्मली बता दूंगा। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से शायद भरा हुआ रहता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है और 10% डीएनए और बाकी के 10% अदर पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस के लिए पहला पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सेकंड, इट इज द ब्रेन ऑफ अ सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ अ सेल which is present in human body. Third, it controls all the functions happening inside a cell, ठीक है। And fourth, this nucleus is made up of 80% of protein and 10% of DNA and remaining 10% contains other particles. अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सपोर्टर इनसाइड अ सेल। ठीक है, कैसे? जो सेल्स है उनमें कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसे सपोर्ट करते थे कि ये बर्स्ट ना हो। कहने का मतलब क्या है, सेल क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का सिंगल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, तो उसके वो थोड़ा सा तो मोटा रहता होगा ना, मतलब थिकनेस की बात करें तो कम से कम इतना मोटा रहता होगा। अब सेल क्या है कि दब के, मान लो हमें यहाँ पे जोर से लग गई, ठीक है, किसी ने हमें यहाँ पे जोर से मारा या यहाँ पे मारा, कहीं भी मारा और जोर से लग गई, तो जोर से लगने के कारण सेल दब के फटना नहीं चाहिए। जैसे बलून को जोर से दबा दो तो फट जाता है ना, वैसे ही सेल पे अगर जोर से लगे तो फटना नहीं चाहिए। इसीलिए उसको बैलेंस, वो फटे ना, बहुत ज्यादा प्रेशर में आके फट ना जाए, इसीलिए जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पिलर्स की तरह या सपोर्टर की तरह काम करता है। ये सेल के दोनों एंड्स को, मान लीजिए हमारा सेल है, इसका ये एंड और ये एंड, ये एंड और ये एंड, ये आपस में पिचक के फ्लैट ना हो जाए और बर्स्ट ना हो जाए और डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए ये एक सपोर्टर की तरह काम करता है। दूसरा, ये सिर्फ सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल। This endoplasmic reticulum is the largest organelle present inside a cell. Third important point, this also helps in protein synthesizing. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 पॉइंट्स। पहला था वैक्यूल, चौथा था सेंट्रोसोम जो कि लीवर वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से रैपिडली सेल डिवीजन करता है। ब्रेन में अगर इसका रैपिडली सेल डिवीजन हो गया तो ये ब्रेन ट्यूमर कॉज करता है, ऐसा। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, it is also called brain of the cell. It is made up of 80% of protein, 10% of DNA and remaining 10% of other particles. Endoplasmic reticulum, it is present inside the human cell. It works as a supporter inside a cell so that it do not get bursted. Second, it is the largest organelle inside a cell. And third, it takes part in protein synthesizing. ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में भी पार्ट लेता है। और फोर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, सेल के अंदर का सपोर्टर, दिस इज आल्सो कॉल्ड सपोर्टर ऑफ द सेल। एंड फिफ्थ, यू कैन राइट इट एज इट वर्क्स एज अ वॉल इनसाइड अ सेल, इट वर्क्स लाइक अ सपोर्टर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वीडियो कवर अप। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में विद न्यू 4 टॉपिक्स। तो अगर आपको ये चारों टॉपिक्स समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको वैक्यूल, सेंट्रोसोम या न्यूक्लियस का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो उसे जरूर मुझे बताएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और काव्य। मैं हूं कृणाल एरा। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट लाइफ, और ये इसका पार्ट 4 है। ठीक है, जिसमें हम फॉलोइंग 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को, उसके बाद लाइसोसोम्स और फिर प्रोटोप्लाज्म और उसके 3 टाइप्स, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, अब सॉरी, प्रोटोप्लाज्म की 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। ठीक है, और सीलिया एंड फ्लैजेला। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो सी, राइबोसोम्स they carry out the process of photosynthesis in plants. ठीक है, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, the ribosomes, okay, the ribosomes also help in the copying of RNA from the blood for the next generation. यानी कि जो हमारा राइबोसोम है वो ब्लड में से RNA कॉपी करता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कि these
these ribosomes are of two types, 80s and 70s ribosomes. ठीक है. And fourth point, the definition of 70s and 80s ribosome. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा. 70s और 80s के राइबोसोम्स वो होते हैं हम इन दोनों राइबोसोम्स को पता है किस तरह से पहचानते हैं. देखिए, हम एक सोल्यूशन लेते हैं, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सेम सोल्यूशन, और अगर उस सोल्यूशन के अंदर हमने इन दोनों को डाल दिया तो जो पहले उस सोल्यूशन के बॉटम पर पहुंच जाएगा, उस सोल्यूशन की टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर पहुंच जाएगा या जल्दी से सिंक हो जाएगा, उसे हम 80s राइबोसोम कहते हैं. और जो देर से सिंक होगा, सिंक दोनों होंगे लेकिन जो देर से सिंक होगा उसे हम 70s राइबोसोम कहेंगे. ठीक है. तो 80s राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो राइबोसोम्स जो कि जल्दी से बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन में सेटल हो जाए या सिंक हो जाए जल्दी से. और 70s राइबोसोम्स वो होते हैं जो थोड़ी देर में मतलब वहाँ पे सेटल हो. अब इन्हीं दोनों राइबोसोम्स को हम कोएफिशिएंट सेगमेंट्स कहते हैं. ठीक है. कोएफिशिएंट सेगमेंट्स कहते हैं. ये दोनों राइबोसोम्स जो होते हैं ये एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन बट स्टिल दे आर डिफरेंट बिकॉज 80s वाला राइबोसोम उस सोल्यूशन में पहले ड्रॉप आउट हो जाता है और 70s वाला बाद में. ठीक है. अब हम बात करेंगे लाइसोसोम. ठीक है. लाइसोसोम, व्हाट इज लाइसोसोम? First common line that lysosome is also known as suicide bag of the cell. ठीक है. Second, this lysosome helps like a cleaner inside a cell. ठीक है. Third, these ribosomes नहीं, सेकेंड वन में एक और पॉइंट नोट कीजिए कि पहला आपने लिखा कि these ribosomes are found in cell. ठीक है, means they are a part of cell. Second, these lysosomes are known as suicide bags of the cell because they help in the decaying of dead cells inside a particular cell body. ठीक है. मैं अभी सारे पॉइंट समझाऊंगा अच्छे से. थर्ड है कि the lysosome secrete a enzyme called hydrofluoric acid. ठीक है. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक नहीं की तो हाइड्रोक्लोरिक हो गया, हाइड्रोलिटिक. ओके, हाइड्रोलिटिक, वो क्लोरिक और लिटिक बहुत सिमिलर है इसमें. तो these lysosomes secrete hydrolytic acid which help them to digest or dissolve the dead cells. No, you cannot say them as cells. You can say that these lysosomes help in the decaying of the different parts inside a cell. यानी कि देखिए हमारे सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड प्रोटोप्लाज्म एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है. तो ये राइबोसोम. ठीक है. तो ये लाइसोसोम क्या करता है, एक जो है क्लीनर की तरह काम करता है पूरे बॉडी के अंदर. ठीक है. कि अगर मान लो कोई सेल, जैसे राइबोसोम है सेल के अंदर का, पर्टिकुलर सेल के अंदर का, ठीक है, अगर वो मर गया तो उसे उस मरे हुए सेल को गलाने के लिए एज अ डिसॉल्वर ये लाइसोसोम क्या करता है, एसिड डालता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोलिक एसिड. ठीक है. हाइड्रोफिलिक एसिड, सॉरी, हाइड्रोफिलिक एसिड. ठीक है. ये लाइसोसोम क्या करता है, उस हाइड्रोफिलिक एसिड के ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा एसिड डालता है जो डेड सेल है और उसे वहीं सेल के अंदर गला देता है. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जो सेल मर गया है वो पूरी तरह से बॉडी को सड़ाने लगेगा और फिर डिफरेंट इन्फेक्शन अकर हो सकते हैं. ठीक है. तो ये लाइसोसोम जो है ये प्रोटेक्शन की तरह भी आप काम कर सकते हैं, कह सकते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लाइसोसोम है
ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता। तो अगर आप सोचेंगे कि अगर सारे सेल के अंदर के पार्ट अगर मर जाते हैं, अगर मान लो किसी दिन आरबीसी भी मर गया, लेकिन अगर बाकी सेल के पार्ट या सेल मरे तो उसे लाइसोसोम तो ठीक है गला के उसे वहीं पे डेड डिकेइंग कर देगा। लेकिन अगर आरबीसी जिसके अंदर लाइसोसोम नहीं है वो मर गया या खराब हो गया तो क्या होगा? तो होगा क्या कि आरबीसी को जो है डिकेइंग या डिकम्पोज करने का काम एस्प्लीन नाम की एक पार्ट करती है जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, एस्प्लीन नाम की पार्ट जो है वो पाई जाती है, तो वो जो है वो आरबीसी को वैनिश आउट करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड व्हिच इज फिल्ड इनसाइड अ सेल बॉडी। प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, प्लाज्मा लाइक फ्लूइड, ठीक है, जेल टाइप का जिसे आप कहते हैं। ये पूरे सेल के अंदर भरा हुआ होता है, सेल न्यूक्लियस सब के अंदर, ठीक है। दूसरा, these protoplasms are found only in the human cells। ये ह्यूमन सेल्स के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। थर्ड, कि ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें 10% डीएनए, 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, ठीक है, एंड 10% अदर जो है हमारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नहीं, 80% प्रोटीन नहीं, नॉट गेटिंग इट। इसके अंदर हाँ, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये 80% वाटर से बना हुआ रहता है। सॉरी, वो मैं दूसरे वाले टॉपिक पे चला गया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो 80% वाटर से कंसिस्ट रहता है और ये सारे के सारे हमारे जो सेल्स है उनके अंदर पाया जाता है और ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल के सारे पार्ट्स में फैला हुआ रहता है, न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है। क्यों फैला हुआ रहता है? ये साइटोप्लाज्म एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव जेल की तरह काम करता है सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, प्रोटोप्लाज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आपस में कोलाइड होके खत्म ना हो जाए या बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है, एक दूसरे से टकरा के डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए ये एक प्रोटेक्शन फ्लूइड की तरह काम करता है जो पूरे के पूरे सेल के इस वाले पार्ट में पाया जाता है। कौन? साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप लाते हैं तो वो थर्माकोल से पूरा पैक्ड रहता है। क्यों? क्योंकि अगर लाते समय थोड़ा सा झटका लगे तो लैपटॉप यहाँ वहाँ कार्डबोर्ड से टकरा के टूट ना जाए, इसलिए वो थर्माकोल या फोम की सॉफ्ट शील्ड लगा के रखते हैं। तो उसी तरह ये साइटोप्लाज्म जो है इस सेल के अंदर लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ताकि आपस में टकरा कर जाए। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्म होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है। ये भी सेम वर्क करता है, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, क्रोमोसोम है ना, वगैरह वगैरह। तो न्यूक्लियस के अंदर भी इसी टाइप का प्रोटेक्शन चाहिए रहता है, इसीलिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला की। अभी सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? सीलिया और फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैरामोशियम टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स के बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। जैसे ये आपका पैरामोशियम है, ठीक है, ये आपका पैरामोशियम है, इसके बाहर तो आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, थोड़े बड़े और थोड़े छोटे, इन्हें ही हम सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है। अब
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े ऐसे क्यों बनाए। उसका रीज़न ये है, पहले तो मैं आपको इनके फंक्शन समझा देता हूँ कि सीलिया और फ्लैजिला इन दोनों की एक ही फंक्शनिंग कहलाती, एक ही फंक्शनिंग होती है, ठीक है। इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, पहली दिस आर फाउंड, फंक्शन नहीं, इनके 4 पॉइंट्स आप में रख लीजिए। पहला, these cilia and flagella are found outside the body of an organism. Second, cilia and flagella help in the movement of a particular organism from one place to another. Third, cilia and flagella help the organism to absorb food and water with the help of these hair-like structures, which are nothing but these only cilia and flagella. And fourth, the flagella is the long hair-like structure and cilia are short hair-like structure. यानी कि फ्लैजिला जो है वो बड़े वाले हेयर स्ट्रक्चर है और सीलिया छोटे वाले, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये सेल की बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर सेल की बॉडी के बाहर बिल्कुल आउटर शील्ड पे। ये इन्हें वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये इनके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 4, जिसके अंदर हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया, लाइसोसोम को डिस्कस किया, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस किया, जिसके 2 टाइप्स है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर हमने सीलिया एंड फ्लैजिला को डिस्कस किया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और पैरामोशियम में पाए जाते हैं। तो ये था इसका पार्ट 4। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सलाम एंड बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक है, इन चारों में से, जो आपको क्लियर नहीं हुआ है। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और बाकी सारे जो हमारे 11th के बायो का चैप्टर 8 है, सेल द यूनिट लाइफ, जो कि आप देख सकते हैं, इसका बाकी का पार्ट, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके भी सारे के सारे पार्ट्स, और फिजिक्स का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सलाम एंड बाय। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सलाम एंड बाय।